बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर था 7, फिर 4, फिर 3 और फिर था 11। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम्स हैं, बताएं। पॉइंट 1 में एसेट डिस्पोज की टीवी। अच्छा, डेफर टैक्स में रिसर्च। अच्छा, 2 बातें हो गई और कुछ? रिसर्च का पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट 1 में जो है एसेट की बात हो रही है। पॉइंट 3 का टी अकाउंट बना दें। पॉइंट नंबर 3 का टी अकाउंट बना दें। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 इफेक्ट ऑफ रेट चेंज समझ नहीं आया, वो तो मैंने अभी करवाना है। लो जनाब, पॉइंट नंबर 2 पहले देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहा ड्यूरिंग द ईयर 3 मिलियन वाज इनकर्ड ऑन रिसर्च। रिसर्च पे 3 मिलियन का खर्चा कर दिया। ड्यू टू डेफिशिएंसी इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली 2.4 मिलियन कैन बी क्लेम्ड फॉर एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स के मुताबिक 2.4 मिलियन जो है वो एक्सपेंस अलाउड है, लेकिन वो कैसे अलाउड है? सच एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 3 years पीरियड ऑफ टाइम, 3 सालों में। तो हम क्या करेंगे, करंट टैक्स की कैलकुलेशन में क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस कर रहे हैं हम। करंट टैक्स की कैलकुलेशन में हम रिसर्च कॉस्ट को ऐड कर देंगे, इनएडमिसिबल 3 मिलियन, और लेस कर देंगे जो एडमिसिबल है। कितनी एडमिसिबल है? 2.4, लेकिन उसमें से भी कितना? उसका 1/3, 0.8, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में, पहली बात। दूसरी बात,
जब हम डेफर्ड टैक्स की बात कर रहे होंगे, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन की, तो उसमें कैरिंग अमाउंट होगा, टैक्स बेस होगा, रिसर्च कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट नील, हमने तो कोई एसेट बनाया ही नहीं। टैक्स वालों ने एसेट बनाया कितना, 22.4, उसमें से उसने 1/3 अलाउ कर दिया, तो 1.6 टैक्स बेस आ जाएगी। टैक्स के मुताबिक जो है 2.4 का एक्सपेंस था टोटल, उसमें से 1/3 अलाउ कर दिया, एक्सपेंस चार्ज कर दिया, तो बाकी जो है 1.6 वो बन जाएगा टैक्स बेस। ये पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर दिया। और इसमें परमानेंट डिफरेंस भी आ रहा है, इसमें परमानेंट डिफरेंस भी आ रहा है। ये परमानेंट डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम रिकंसिलिएशन बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस, तो उसमें हम ये परमानेंट डिफरेंस दिखाएंगे। कितना, 0.6 का। हमने 3 इनकर किया, वो 2.4 अलाउ कर रहे हैं, तो 0.6 जो है वो परमानेंट डिफरेंस है, तो ये इस पे टैक्स आ जाएगा, टैक्स ऑन 0.6 इनएडमिसिबल एक्सपेंस। और इनएडमिसिबल कौन सा, जो परमानेंट है, फॉर एवर है, फॉर एवर। क्लियर? ले जी, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसका जो है वो फरमाया गया है कि बना दें अकाउंट, रेंट इनकम इज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस, टैक्स वाले उसको रिसीट बेसिस पे अलाउ करते हैं। रेंट इनकम रिकग्नाइज वाज 0.25 million, unearned rent income at start and end of year was 0.1 million and 0.15 million respectively। लो जनाब, अकाउंट बना देते हैं इसका, अनअर्नड रेंट, ठीक है, ऐसे ही है ना, उसने कहा है अनअर्नड रेंट इनकम, unearned rent income। अकबर, हाँ जी, अनअर्नड रेंट इनकम, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, कैश इधर आएगा, इनकम इधर आएगी। जी बता दें ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग है 0.1 और 0.15, 0.1 और 0.15। और इनकम कितनी है? इनकम है 0.25, 0.25। यहाँ पे कैश निकल आएगा, कितना आता है? 0.3, 0.3। तो अब हम करेंगे क्या, 0.25 इनएडमिसिबल है, माइनस कर देंगे, 0.3 एडमिसिबल है, ऐड कर देंगे। इनकम की बात हो रही है ना, ठीक है, माइनस इनएडमिसिबल इनकम, 0.25, और ऐड के साथ एडमिसिबल इनकम आ जाएगा। पॉइंट 3। हाँ जी, इसके बाद है पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 में कहा हुआ है जी कि 28.5 मिलियन जो है वो दिसंबर 31 2019 पे जो है वो बुक वैल्यू है। ठीक हो गया। टैक्स बेस ओपनिंग बताई हुई है, वो कितनी है? 24 मिलियन है। ठीक हो गया। ऑन जनवरी 2019 an owned machine was sold at fair value of 9 million, that is 1.8 million higher than its carrying amount। तो इसकी कैरिंग अमाउंट बता सकते हैं आप? इस पे गेन हो गया, कैरिंग अमाउंट क्या है इसकी? 7.2 इसकी कैरिंग अमाउंट है। टी अकाउंट बना दूं? नहीं, टी अकाउंट बना देता हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें एक चीज क्या चाहिए थी वैसे जो आपने पूछा? कैरी डाउन बैलेंस दिया हुआ है 28.5, ये आ गया 28.5। फिर आगे बताया हुआ है कि टैक्स बेस वो लदा ही है 24, उसको बाद में देख लेते हैं। बेचा हमने 9 मिलियन का, 1.8 मिलियन था, तो इसमें जो है वो क्रेडिट पे आ जाएगा 7.2 डिस्पोजल। ये कैसे है? 9 माइनस 1.8, 1.8 गेन है। चलें आगे चलते हैं। Accumulated depreciation of machine at the time of sale was 3.6 million, whereas its accumulated capital allowance at that date was 5 million। इससे कॉस्ट निकल आएगी, इससे जो है वो कॉस्ट निकल आएगी। ये वर्किंग भी बना लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी हमें। कॉस्ट accumulated depreciation, ये है 7.2, और हमें बताया उसने कि इसकी जो है वो 3.6 मिलियन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी। 3.6 तो कॉस्ट कितनी हुई? जमा कर दें, ऊपर जाते हुए प्लस कर देंगे 8 और 7 3 10, 10.8। आगे वो बता रहा है कि टैक्स में कितनी थी
डेप्रिसिएशन, कैपिटल अलाउंस जो है वो टैक्स डेप्रिसिएशन को कहते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ नाम हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन, कैपिटल अलाउंस इसी का नाम है। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, एक्सेलरेटेड का मतलब होता है ज्यादा। एक्सीलेटर होता है ना, गाड़ी का एक्सीलेटर, मोटरसाइकिल का घूं घूं करके तो उसको बढ़ाते हैं। तो चूंकि टैक्स वाले डेप्रिसिएशन नॉर्मली ज्यादा अलाउ कर रहे होते हैं अकाउंटिंग से, तो इस वजह से इसे कहते हैं एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन, एक्सीलेटर, एक्सीलरेटेड। जी, तो ये था अकाउंटिंग में। टैक्स में उसने कहा कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी, 5 मिलियन की। तो कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट तो हमेशा वही रहती है। तो इसकी बुक वैल्यू क्या बनी, 5.8 बन गई। सेल प्रोसीड क्या है, इससे बेसिकली गेन निकल आएगा। सेल प्रोसीड है 9, तो ये आ गया 4.8 का गेन। सॉरी 4.8 नहीं, ये कैलकुलेट करके बताएं दोनों का डिफरेंस। 9 माइनस 5.8, 3.2, ये गेन आ गया टैक्स के मुताबिक, टैक्स गेन। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, 1.8 जो है वो माइनस कर देंगे और 3.2 प्लस कर देंगे। करना क्या है करंट टैक्स में, 1.8 माइनस कर देना है और 3.2 प्लस कर देना है। करंट टैक्स की कैलकुलेशन में 1.8 जो है वो इनएडमिसिबल गेन है, इनएडमिसिबल इनकम है, जबकि 3.2 जो है वो एडमिसिबल इनकम है। सही, ले जनाब आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है फर्दर। On the same date, a similar machine was obtained on a lease for 4 years. Lease rental was agreed at इतना। बताएं बाकी अब चाहिए या जिन्होंने सवाल पूछा था आगे लीज की बात शुरू हो गई। ठीक हो गया, चलें आगे लीज को अलग से ट्रीट कर लेंगे। वो आरओयू एसेट है अकाउंटिंग में, टैक्स में वो एसेट भी नहीं होगा, उसकी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी भी नहीं होगी। उसकी डेप्रिसिएशन है वो भी एड बैक हो जाएगी। ठीक, वो अलग से ट्रीट करेंगे हम। और उसके अलावा ये फॉर द बता दिया, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये है, कैपिटल अलाउंस जो है वो ये है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो एड बैक हो जाएगा और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा। लीज वाला पॉइंट करा दें। अच्छा जी हाँ जी, लीज वाला पॉइंट क्या है, बताया हुआ है कि सिमिलर मशीन वाज ऑब्टेन ऑन अ लीज फॉर 4 years. Lease rental was agreed at 2.09 million payable at the end of every year with an effective interest rate of 10%. हाँ जी, आरओयू एसेट कितने पे रिकॉर्ड किया बताएं। आरओयू एसेट जो है वो कितने पे रिकॉर्ड किया, 6400 पे। ओपनिंग बैलेंस किधर से आया लीज का, ओपनिंग बैलेंस हमने कौन सा ओपनिंग बैलेंस लिखा लीज का, लीज का कोई ओपनिंग बैलेंस लिखा हमने। ये ड्यूरिंग द ईयर लीज एक्वायर कर रहे हैं तो इसकी जो है वो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख लें, कोई मेंशन तो नहीं किया हुआ ना इसके अलावा। ठीक है, उसने बताया है कि रेंटल कितना है, रेंटल है 2.109 का और कितने सालों के लिए है, 4 years के लिए है, पेबल एट द एंड है। तो 2.019 इंटू एनुटी फैक्टर लगाएं 10%, 4 साल का, 4 पीरियड्स का, तो 6.4 आता है। इस तरह कैलकुलेट होगा।
ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अच्छा जी, शान साहब कहते हैं लीज की क्लास नहीं ली, तो फिर आपकी क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, जाहिर है जो बच्चा क्लास नहीं लेता फिर उसकी क्लास लेनी चाहिए ना। 2.019 मल्टीप्लाइड बाय, तो लेट एडमिशन है तो फिर डबल क्लास होनी चाहिए कि आपने लेट एडमिशन क्यों लिया। 0.10। हाँ जी बताइए मुझे, लीज जो है वो हमने रिजल्ट से पहले पढ़ा था बाद में पढ़ा था? प्लस 0.10 पहले पढ़ा था, ठीक हो गया। तो कोई बात नहीं, हमने पहले भी पढ़ा तो क्या हुआ, जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया उन्होंने पिछले टॉपिक पूरे नहीं करने, और जाहिर एडमिशन बाद में लिया तो रिपीट ही कर रहे होंगे ना। ठीक है, चलो जी जो भी है, आपने जो है वो अच्छा चले, खैर कोई बात नहीं, लेक्चर आपको सारे अवेलेबल हैं अकाउंट में, तो आप जो है वो दिन रात एक करें। देखिए मैं आपको बताऊं, आखिरी अनाउंसमेंट कर दी मैंने कि नहीं, 2 दिन पहले बताएं, ये आखिरी अनाउंसमेंट है। आखिरी अनाउंसमेंट क्या है, इसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, ठीक है, इट इज द लास्ट अनाउंसमेंट, लास्ट एंड द फाइनल कॉल। इसके बाद कोई कॉल नहीं आएगी मजीद। अगर किसी ने सही तरह नहीं पढ़ा, नहीं काम कर रहा था, तो वैसे तो ये मंडे को मुझे कह देना चाहिए था, लेकिन चलो आज से, 2 दिन लेट हो गए, आज से वो दिल लगा के अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दे। जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो साथ साथ करें, और जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको भी अभी से पकड़े। ये ना सोचे कि अगस्त में फारिग होना है तो तब करूंगा, नहीं, फिर तो लेट हो जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने काम नहीं किया वो अभी से, आज से काम शुरू कर दे, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह उसका। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, कॉम्पिटेंट लोग, उनकी बातें आपको सुनाता हूं, समझदार लोग, ठीक है, अकाउंटिंग के जो बब्बे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, वो ये कहते हैं कि 2 महीने अच्छी तरह लगा दिए जाएं, दो महीने अच्छी तरह लगा दिए जाएं तो बंदा पास हो जाता है। लेकिन एक शर्त है ये कि उसने, अब जैसे मैंने कहा ना कि पिछला काम भी करे, उसने पिछली क्लासेस सिर्फ अटेंड कर रखी हैं, काम कोई नहीं किया, तो उसने क्लासेस तो अटेंड कर रखी है ना। जिसने क्लास ही नहीं पढ़ी तो वो तो जाहिर है वैसे ही जीरो पे खड़ा है, वो भी कोशिश करे, हिम्मत करे तो काम हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी भी वजह से लेट हो गए और बाद में ज्वाइन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब आप जो है वो थोड़ा टाइम, अब आप देखें क्लासेस हमारी चल रही हैं कब से, ये स्टार्ट हुई थी, एक मिनट,
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि उसने क्लासें अटेंड कर रखी हैं बंदे ने पहले से, ठीक है, या अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है, कोई एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट पहले, तो उसने पढ़ा तो हुआ है ना, रिवाइज ही करना है। तो वैसे किसी ने अगर कोई पुराना पढ़ रखा है ना 2-3 साल पहले का, तो अब काफ़ी चेंजेस आ गई हुई हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स भी अपडेट होते रहते हैं, सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हैं, जो टॉपिक्स ऑलरेडी थे उनमें भी, जैसे लीज का टॉपिक है हमने पढ़ा, तो लीज के टॉपिक में पहले सेल एंड लीज बैक होता था, वो नहीं है। तो इस तरह जो है वो विद इन टॉपिक्स भी जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, कोई टॉपिक सेम है, कुछ में चेंजेस हैं। जैसे कंसोलिडेशन था, तो कंसोलिडेशन में जो है वो एसोसिएट आ गया, वगैरह वगैरह। तो अब से पढ़ हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट, तो सीए में रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ काम करें। उसके बगैर जो है वो बात बनती नहीं है, ठीक है, कुछ काम कर लें, ये नहीं होता दिन रात एक कर दें, तो फिर तो जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और गोल्ड मेडल आ जाए, वो भी ज़रूर लें आप, लेकिन यह पेपर पास के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। तो आप जो है वो रेगुलर जो टॉपिक चल रहा है वो भी चलाएं, और जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको भी पकड़ें, और जो है वो फिर एक एक दो दो लेक्चर, हाँ क्लासेस हमारी शुरू हुई थी मार्च में, मार्च के एंड पे, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो कम से कम हो गए ना, 3 सवा 3 महीने हो गए, ठीक है। अच्छा जी, पूछा है कि, अच्छा जी, दुल्लम अली साहब कहते हैं मुझे इश्यूज हैं IS 28 में, बता दीजिएगा क्या इश्यूज हैं। IS 28 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको,
IAS 28 में किस किस्म के इश्यूज हैं? IAS 28 से तो सिर्फ हमने एक बात की है जो रेलेवेंट थी हमारे सिलेबस से कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे लिखना है, इक्विटी मेथड पे लिखना है, उसके सवाल आपको कराए थे। वो जो सवाल कराए थे वो IAS 28 के पॉइंट्स के मुताबिक ही करवाया था। तो अगर वो सवाल हो गए तो इसका मतलब IAS 28 हो गया। अच्छा जी, पूछा गया अगला सवाल, मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स नोट में वो आइटम्स भी आएंगे जो करंट ईयर में ही अराइज हुए हैं, जिनका ओपनिंग बैलेंस 0 है। मैं अभी इस सवाल में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने बताया था कि जो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन का आखिरी कॉलम इस साल का और पिछले साल का, उन दोनों में कंपेयर करके जो चेंजेस हैं वो लिखनी है। जो आइटम पिछले साल नहीं था वो पूरा आ जाएगा, जो पिछले साल था उसका डिफरेंस आ जाएगा। सीधी सी बात। फॉर द ईयर का मतलब यही होता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क। तो इस तरह आएगा। अभी मैं करता हूँ, पहले ये वाला पॉइंट जरा क्लियर कर दूं, ROU एसेट वाला। ले जनाब, तो ये आखिरी कॉल है, आखिरी अनाउंसमेंट है कि आज से ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दें तो पेपर फिर भी पास हो जाएगा। तो अगर कोई पीछे रह गया वो ये सोचे कि अब तो नहीं हो सकता, तो वो कर सकता है अभी भी। ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई कॉल नहीं होगी कि दोस्त से बात कहा जाए हूं तो कोई सीरियस हो जाए, नहीं, फिर टाइम बिल्कुल गुजर जाएगा, फिर पॉसिबल नहीं होगा। 2 मंथ में 2 सब्जेक्ट स्टार्ट, 2 मंथ में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, 2 सब्जेक्ट हो तो हो जाएंगे, 3 भी हो तो हो सकते हैं। ठीक है, 2 तो जरूर हो जाते हैं। ठीक है, 2 तो जरूर हो जाते हैं, तीसरा हो तो वो भी हो सकता है। और अगर किसी का हो ही एक सब्जेक्ट और वो 1 महीना पूरा दिन रात लगा दे उस पर, तो वो भी हो जाता है। ले जी, इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आता है 6.4। तो ROU एसेट कितने का बना? 6.4 का बना। इस तरह से ROU एसेट की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। राइट, अब ROU एसेट है तो उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसकी बुक वैल्यू आएगी, कैरिंग अमाउंट लिखेंगे, वो बुक वैल्यू कितनी आएगी? जाहिर है 4 साल लाइफ है, 4 पे डिवाइड किया तो आ गया 1.6, तो 6.4 माइनस 1.6 किया तो ये आ गया 4.8, ये कैरिंग अमाउंट आ गई। इसके अलावा लीज लायबिलिटी होगी, लीज लायबिलिटी वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, उसमें से रेंटल देख लें कितना पे हो गया, एक पे हो गया वो माइनस कर दें तो लीज लायबिलिटी आ जाएगी। तो लीज लायबिलिटी की 5.021 बन रहा है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी और टैक्स बेस 0 हो जाएगी। तो लीज लायबिलिटी बन रहा है 5.021। ये आपको एक इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, उसका इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल में से माइनस करना है। राइट, और कोई सवाल इसमें बता दें, कोई पॉइंट, तो फिर मैं डिस्क्लोजर इसका बता दूं, मूवमेंट वाला। तो कहने का मकसद ये था कि हिम्मत नहीं हारनी है, अभी भी जो है वो सीरियस हो जाएं, पेपर हो जाएगा पास इंशाल्लाह। प्रैक्टिस भी चाहिए होती है ना, इसलिए थ्योरेटिकल पेपर होते हैं तो वो शायद वो टीचर ही बता सकते हैं, वो शायद कम टाइम में भी हो सकते हो। इसकी चूंकि प्रैक्टिस भी है, और मैंने अकाउंटिंग का ही बताया आपको कि अकाउंटिंग के बारे में बुजुर्ग लोग जो हैं, तजर्बाकार लोग, वो फरमाते हैं कि 2 महीने लगा लिए जाएं, रिवीजन प्लस जो प्रॉब्लम्स हैं सारा कुछ, तो मसला हल हो जाया करता है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ और। हाँ जी, मूवमेंट बना दो फिर। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स देख लेते हैं। 4 डिस्क्लोजर हैं। आप मुझे ये बताएं
कि ये डिस्क्लोजर ठीक हो गया डेफर्ड टैक्स वाला, लीज को नेट किया हुआ है आप जो है वो, कल मैंने 8 के करवाए थे ना डिस्क्लोजर, और लीज का भी यहाँ मैंने लिखी थी फिगर्स 1680 मुझे याद पड़ता है, और 1757 शायद कुछ इस तरह की अमाउंट थी। 1680 ऊपर था और 1757 जो है वो नीचे था, बल्कि मैंने पहले 1600 लिखा हुआ था, तो वो फिर किसी ने पूछा तो उसके बाद फिर मैंने उसको 1680 कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये मुझे बता दें ये फिगर्स भी ठीक हैं और ये टोटल भी ठीक हो गया, ये 2 डिस्क्लोजर तो ओके हो गए। चले मूवमेंट की बात करते हैं अब। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स है 3640, ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का क्लोजिंग था 3680, और इस साल का बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस वो है 3510, और जाहिर हमने 130 की क्या की, इनकम रिकॉर्ड की, तो इसमें से माइनस हुआ, माइनस होके जो है बैलेंस आ गया 3510। अब हमने अपनी डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन देखनी है। इसको कंप्लीट करने के लिए डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन ये है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लास्ट ईयर था 3675, अब है 4200। पॉजिटिव फिगर्स हैं, कितना इंक्रीज हुआ है? हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके ऊपर लिखते हैं रिकग्नाइज्ड इन एसओसीआई। एसओसीआई में जो रिकग्नाइज किया वो 130 है, उसकी ब्रेकअप बनाने लगे हैं 525। हाँ जी, एक सवाल आया कि अगर डेफर्ड टैक्स गलत कैलकुलेट किया, डिस्क्लोजर बनाए, उसी गलत फिगर्स के मुताबिक बना दिया, तो जो है क्या नंबर सारे कट जाएंगे या स्टेप्स के मार्क्स होंगे? स्टेप्स के मार्क्स होंगे। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, आपको टेस्ट होते हैं उसमें भी स्टेप मार्किंग की भी होती है, बताया भी होता है, और इसी तरह मिड हुआ उसमें भी स्टेप्स के मार्क्स दिए हुए अलग-अलग, तो स्टेप मार्किंग होती है। हाँ जी, नेक्स्ट एडवांस रेंट है 53 और 35, इसमें कितना फर्क आया? 18 का, नेगेटिव है, तो ये यहां पे लिख दिया 18। क्या चीज थी ये? एडवांस रेंट। एटीन नेगेटिव। अब इसके अलावा जो बाकी फिगर्स हैं ये तीनों ऐसे ही आ जाएंगी क्योंकि इनमें ओपनिंग है ही नहीं, इनकी ओपनिंग 0 है, तो 1680 560, 1680 560 और उसके बाद जो है 1757, इनका टोटल देखिए 130 आता है माइनस, चेक करें जरा, बताएं। फाइव सिक्सटी भी नेगेटिव है, चेक कीजिए।
हाँ जी, क्या अमाउंट बनती है? आवाज आ गई जी। 3640 ठीक है। और ये चीजें क्या थी? ROU था, रिसर्च था और लीज था। ROU रिसर्च और लीज लायबिलिटी। ठीक बात जी। मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स का नोट बन गया। अब रिकंसिलेशन भी बना देता हूँ। रिलेशनशिप आपने कहा बनाना है, तो ये लें जी, रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। ये वर्डिंग याद कर लें, ये ऐसे ही लिखनी। अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले,
उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। हाँ जी, कितना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट है 18,200, उस पर टैक्स लगा दें, कितने परसेंट है? हाँ जी, 35%, 35%। शाबाश, बता दीजिए अमाउंट क्या आती है? 6370। और जबकि हमारा टैक्स एक्सपेंस कितना था वो भी जरा बता दें। ROU, रिसर्च और लीज लायबिलिटी। ठीक बात जी, मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स का नोट बन गया। अब रिकंसिलेशन भी बना देता हूँ। रिलेशनशिप आपने कहा बनाना है, तो ये लें जी, रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। ये वर्डिंग्स याद कर लें, ये ऐसे ही लिखनी। अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। हाँ जी, कितना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट है 18,200, उस पर टैक्स लगा दें, कितने परसेंट है? हाँ जी, 35%, 35%। शाबाश, बता दीजिए अमाउंट क्या आती है? 6370। और जबकि हमारा टैक्स एक्सपेंस कितना था वो भी जरा बता दें। सिक्स थ्री सेवन जीरो। तो ये आ गया ना, टैक्स एक्सपेंस कितना है, जो पहला नोट बना दिया जिसमें प्रायर ईयर करंट डेफर टैक्स लिखा, उसका टोटल टैक्स एक्सपेंस होता है ना 6280। अब हमने देखना है, एक तो प्रायर ईयर टैक्स है इस सवाल में, कितना प्रायर ईयर, अंडर एस्टिमेट है ओवर एस्टिमेट है? हाँ जी, प्रायर ईयर ओवर एस्टिमेट था, क्योंकि रिफंड की बात हो रही थी। ये वही है ना रिफंड वाला पॉइंट जो पूछा था आपने, इसमें 300 माइनस में। चलें जी, ये हो गया। अब इसके बाद हमने देखना है कि कोई
इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं या इनएडमिसिबल इनकम है जो परमानेंट डिफरेंसेस हों, परमानेंट डिफरेंसेस, टैक्स ऑन इनएडमिसिबल एक्सपेंस और इस तरह से टैक्स सेविंग ऑन इनएडमिसिबल इनकम। एक तो रिसर्च कॉस्ट ये भी जो मैंने आपको बताई थी 6000, रिसर्च कॉस्ट 6.6, उस पे लग जाएगा कितना 35%, 600 बन जाएगा। अब हमने 1000 में फिगर लिखनी शुरू कर दी तो फिर सारी 1000 में लिखनी थी, कितना बन गया 210, तो इस पे ये 210 टैक्स लगेगा। इसके अलावा और कोई नेट विजिबल एक्सपेंस, कोई इनकम, कुछ भी नहीं है। कोई रिड्यूस रेट वो भी नहीं है, वो भी कल हमने लिखा था। तो बस इसका टोटल करें, अगर ये टैली हो जाता है तो इसका मतलब यही है। और टैक्स रेट में चेंज की भी कोई बात नहीं है इसमें। नहीं जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 बता दें कोई पॉइंट, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। पैच की किताब में और तरीके से किया हुआ है। क्या चीज? रिकंसिलिएशन या मूवमेंट, क्या चीज? कौन सा दूसरा तरीका है? सेम तो फिगर्स है। हाँ जी मलक साहब, ये रिलेशनशिप ये सेम उसी तरह तो किया हुआ है जैसे हमने किया। हाँ ये फर्क है, उन्होंने ब्लैक कलर से प्रिंट किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, मैंने वैसे जो है वो लिख दिया रंग बिरंगा। ठीक है, 4 रंग है, वैसे ग्रीन आपने मना कर दिया, अब 3 ही रह गए बाकी। सही है जी। लो जनाब, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब टैक्स रेट में चेंज आता है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी और मूवमेंट इन डेफर टैक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब इसमें मूवमेंट इसलिए नहीं बनी कि इसमें 1 ही साल दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में भी नहीं बनी कि उसमें भी 1 साल था। 7 में 2 साल थे तो बन गई, क्वेश्चन 3 में भी बन जाएगी मूवमेंट क्योंकि उसमें भी 2 साल है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आना, ना मूवमेंट में चेंज आना है। चेंज आता है इन दोनों में, टैक्स एक्सपेंस में और रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट में। क्या चेंज आता है करके दिखाता हूं आपको। टैक्स का नोट, टैक्सेशन कह दें, टैक्स कह दें, प्रायर, करंट और डेफर्ड। प्रायर की फिगर क्या है? 100, 551 और डेफर्ड टैक्स की अमाउंट क्या है? डेफर्ड टैक्स की अमाउंट क्या थी? 1688।
चेक कीजिएगा, यही अमाउंट है ना। और टोटल क्या बन गया, 2339। ऐसे ही है। डेफर टैक्स की कैलकुलेशन, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्लोजिंग और ओपनिंग, और इधर आ गया डेफर टैक्स एक्सपेंस। जरा फिगर्स लिखवाइएगा। अमाउंट्स लिखवा दें। हाँ जी, लिखवाएं हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। 1157 ओपनिंग है और क्लोजिंग था 7205। इसका फर्क आ गया 1688। ये जो ओपनिंग है ये 30% पे लिखा हुआ है, ये 30% पे लिखा हुआ है, यानी ये लायबिलिटी थी, हमने पे करनी थी, हमने 30% पे लिखी हुई थी, फ्यूचर में पे होनी है। हमें पता लग गया रेट हो गया 35%, तो ये जो 30% पे लायबिलिटी लिखी हुई है ये फौरी तौर पे 35% पे चली जाएगी। क्लोजिंग कुछ भी हो, इसने 35 पे चले जाना है, ये बात ठीक है। क्लोजिंग कुछ भी हो, ये 5517 हमने ऑलरेडी लायबिलिटी लिखी हुई है 30% पे, ये 30 पे नहीं पे होगी, अब ये पे होगी तो 35 पे होगी, तो इसको 35% पे ले आए। कैसे आएगी, 5517 जो है वो 30 के बराबर है, 30 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 35 से, तो ये बन गया 6436। 6436। क्लोजिंग था 7205। दोनों का डिफरेंस बताएं। चलें 0.5 लगाएं, ना लगाएं कोई नहीं, खैर अब। हाँ जी, दोनों का डिफरेंस बता दें। 769, ये फर्क है। तो एक तो ये अमाउंट है 769, दूसरा इसमें जो चेंज आया वो कितना है, इसमें जो चेंज आया वो भी बता दें। इन दोनों का डिफरेंस 6436 और 5517 का फर्क, 919। नाइन वन नाइन। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दो फिगर्स लिखेंगे, हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेट, 919, और फॉर द ईयर क्या है 769। दोनों का टोटल बनता है 1688। इसको नोट करें, देखें, सोचें एक मिनट, कोई सवाल है तो पूछें, फिर आगे बात करेंगे।
अब इसका मैं एक आसान सा तरीका आपको बता दूं, वो क्या है, ये अमाउंट है ना 5517 डिवाइडेड बाय ये 30 के बराबर है। इसमें चेंज कितना आता है ना, 5 का चेंज आना है, इंटू 5 करें, इसने 5 से इंक्रीज होना है, सेम अमाउंट आ जाएगी। वन 1688 हमें पहले ही दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये बैलेंस आ गया। तो ये जो नीचे थी लंबी कैलकुलेशन की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, कॉन्सेप्ट के लिए, लॉजिक कॉन्सेप्ट कि क्या डिस्क्लोजर हम दे रहे हैं। वरना सवाल हो तो ये ओपनिंग बैलेंस पकड़ें, वो 30 पे कैलकुलेट हुआ, 30 पे डिवाइड करें, 35 चाहिए, कितना चेंज चाहिए, चेंज लिखना ना, 5 का चेंज, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, अमाउंट आ गई। इफेक्ट ऑन ऑफ चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेट। तो 1688 हमारे पास पहले ही था, 919 हमने ये निकाल लिया एक फिगर कैलकुलेट करके, तो बाकी डिफरेंस जो है वो आ जाएगा फॉर द ईयर। हाँ जी, कोई सवाल? यही सेम अमाउंट रिलेशनशिप में भी जानी है। टैक्स क्रेडिट के पूछ रहे हैं, बता दूंगा, अभी तो मेरे साथ साथ चले ना, अभी तो कई चीजें रहती हैं बाकी करने वाली, टॉपिक खत्म थोड़ी हो रहा है, अभी सवाल देखें कितने किए हमने, कितने बाकी हैं। अच्छा जी, ये अमाउंट रिलेशनशिप में भी आनी है। लो जी, रिलेशनशिप यहां पे बना हुआ है, वही देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, उस पर ये 1225 आ गया, टैक्स ये प्राइर ईयर टैक्स आ गया, ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज आ गया। ये मैंने कल लिखवाया था, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ऑन ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो इसीलिए लिखवाया था ताकि पता लग जाए वो क्या चीज है। सही। अब आप मुझे बताएं कि इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। दो हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंस, कौन कौन से हैं उनके नाम बताएं दोनों के। एक तो मेरा डोनेशन है जो डिसअलाउ हो गया, और एक पेनल्टी है, दोनों लिख देंगे। पेनल्टी कितना है 90, इस पे 35% लें, कितना बना 32 बन गया। दूसरा डोनेशन है, डेप्रिसिएशन है, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट उसने कहा ये अलाउ नहीं करते, तो 70 इंटू 35%, 200 इंटू 35%, 200 इंटू 35%, ये हो गया 70। दो ये चीजें आ गई। अब इन पे टैक्स लगना है, इन पे टैक्स लगना है। 120 क्या चीज है, डेप्रिसिएशन 200 नहीं है। डेप्रिसिएशन 200 की थी कि 120 की थी, चेक कर लें, बता दें जो भी है। ये देखें 200 की डेप्रिसिएशन है, ये नीचे नजर आ भी रही है। चलें जी, ये दो आ गए।
ये काट देते हैं, ये पता नहीं 102 क्या लिखा हुआ है। चले आगे चलते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम बताया हुआ था, एक इनकम है 20 की, उस पर 35% लगा दें, वो बन गया कितना 7। चेक करें जनाब, रिलेशनशिप हो गया ठीक। और रिड्यूस रेट वाला नहीं पॉइंट इसमें आया। इसमें जो है देखें, प्रायर ईयर भी आ गया, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ऑन ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आ गया, इनविजिबल एक्सपेंसेस भी 2 आ गए, जो परमानेंट डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस। और एक एग्जाम्प्ट इनकम भी आ गई, वो भी परमानेंट डिफरेंस है। सिर्फ एक वो रिड्यूस रेट वाला नहीं आया पॉइंट, वरना इसमें सारी चीजें आ गई। लो जनाब, इस पर गौर फरमाएं, कोई सवाल है तो बताएं। लीज एसेट और लीज लायबिलिटी टेम्पररी डिफरेंस है। आप देखें, लीज एसेट की हमने टैक्स बेस लिखी 0, लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस लिखी 0। अगर वो परमानेंट होता तो उनकी टैक्स बेस बराबर ना लिख देते। बेसिकली हम डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज लिख रहे हैं, टैक्स वाले उसकी बजाय हमें रेंटल अलाउ कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज का टोटल रेंटल्स के बराबर होता है। रेंटल में से प्रिंसिपल होता है ना, और वही एसेट होता है, और बाकी फाइनेंस चार्ज होता है। एसेट डेप्रिसिएशन आ गई, तो लीज एसेट जो है वो एक टेम्परेरी डिफरेंस है, ओवर द ईयर्स खत्म हो जाता है, राइट। और आप देखें ना, ऊपर हमने डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज ऐड बैक किया, नीचे लीज रेंटल माइनस किया, और फिर टैक्स बेस में दोनों को 0 लिखा, क्योंकि वो अलाउ कर रहे हैं पेमेंट बेसिस पे, तो हमने उनको 0 कर दिया। और कोई बात? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। लो जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब इसमें चूंकि 2 साल है हमारे पास, तो इसमें मूवमेंट भी बन जाएगी। ये टैक्स रेट का जो चेंज है ये भी आ गया। प्रायर ईयर है ही नहीं इसमें, जब नहीं है तो उसको बेशक ना लिखें, तो जरूरत ही नहीं लिखने की। इनएडमिसिबल एक्सपेंस भी है, एग्जाम्प्ट इनकम भी है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कंप्राइजेज ऑफ, और ये मूवमेंट भी है। और यहां भी इसी तरह 1198 था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का 1187 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5 करें, चेक करें ये अमाउंट आती है कि नहीं। ये अमाउंट आ गई, और बाकी बैलेंस 1198 था, इसका आप डबल बना लिया करें ना, एक डब्बा बॉक्स बना लिया, उसमें आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी।
और वही जो 198 ऊपर हमने लिखा, रिकंसिलेशन में भी वो अमाउंट एज इट इज शो करते हैं रिलेशनशिप में। ले जनाब, सवाल नंबर 3 पर गौर करें, बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट। हाँ जी, सवाल है इफेक्ट ऑफ रेट चेंज प्रायर ईयर टैक्स में नहीं होगा? नहीं जनाब, जो रेट चेंज हुआ वो इस साल हुआ, पिछला रेट तो पिछले सालों में तो पिछला रेट ही लगता है ना। और ये हम जो कर भी रहे हैं इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, ये क्यों कर रहे हैं कि ये लायबिलिटी पड़ी हुई थी। जब हमने कैलकुलेशंस की तब रेट था 30%, हमने कहा 30% टैक्स देना है, अब रेट हो गया 35, तो हमें जब पे करना है उस वक्त का रेट लगना है। तो चूंकि वो इन सालों में टैक्स वाले टैक्स बनाएंगे, अगले सालों में तो वो 35 के हिसाब से टैक्स बनाएंगे, इसलिए हमने उस लायबिलिटी को रिवाइज कर दिया कि अब तो वो लायबिलिटी 30% नहीं पे होनी, वो तो 35 होनी है। हाँ जी, क्लियर बात। चले, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन 11 दिया था आपको, किया? इजी था बहुत। अच्छा जी, क्वेश्चन 11 जो है वो देखते हैं। उससे पहले जो है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। क्या है और मुझे ये बताएं करना क्या है। कौन कौन से नोट बनाने हैं, कौन कौन सी वर्किंग बनेगी। कहा हुआ टैक्सेशन का नोट बनाएं, आगे क्या कहा है, करंट और डेफर्ड टैक्स बताएं, करंट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बताएं, और साथ रिकंसिलेशन, वही रिलेशनशिप बनाएं। तो कौन कौन से नोट बनेंगे? चार नोट हमने पढ़े थे। एक था टैक्स एक्सपेंस का नोट जिसको हम टैक्सेशन कहते हैं, एक है रिलेशनशिप का नोट, दूसरा हो गया, एक है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट, एक है मूवमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चार नोट हैं, दो बनेंगे, एक टैक्स का और दूसरा रिलेशनशिप का, बस। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट नहीं चाहिए और मूवमेंट का नोट भी नहीं चाहिए, और एक्सट्रैक्ट भी नहीं मांगे हुए। एक्सट्रैक्ट कहाँ का हुआ है बनाने को, सिर्फ नोट का हुआ है बनाने को, तो एक्सट्रैक्ट भी नहीं चाहिए। एक्सट्रैक्ट होता है कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस में फिगर शो करें, तो वो तो मांगा ही नहीं हुआ, और एक्सट्रैक्ट वाला सवाल भी करेंगे हम। आपका होमवर्क क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16,
16 और क्वेश्चन नंबर 19, बस ज़्यादा नहीं, अगर थोड़े हैं तो और दे दूं। अच्छा जी, हाँ, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेफर्ड टैक्स की और करंट टैक्स की भी, तो वो दोनों वर्किंग करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स और कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। वो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बगैर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ नोट नहीं बनाना डेफर्ड टैक्स का, लायबिलिटी का और उसकी मूवमेंट का। अगली बात, जो इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल में, वो ये है कि डेप्रिसिएशन दे दी है, एसेट की कॉस्ट नहीं पता। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, ईयर कौन सा है? 2009 2010। अब एसेट की अमाउंट हमारे पास नहीं है, कोई मसला नहीं, लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 2009 पहला साल है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कितनी है? 15, टैक्स में कितनी है? 45, लिख दिया 15 और 45। हाँ जी, टैक्सेबल डिफरेंस बनेगा, डिडक्टेबल बनेगा। अब ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। लायबिलिटी इज लेस देन 30 का टैक्सेबल डिफरेंस आ जाएगा। 2010 की कैलकुलेशन, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख देंगे। कितनी? 15 और 15 कितनी हो गई? 30, और ये कितनी हो गई? 45 और 6 51, 30 51, कितना फर्क? 21 का। अभी भी लायबिलिटी लेस देन है, टैक्सेबल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लिख लेंगे। एसेट नहीं दिया तो ना सही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी सवाल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 12 भी करना है, ये जो आपको सवाल दिए हैं ना, ये सारे अब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 14, 16 और 19। 11 जो है वो कल देख लेंगे, नहीं किया तो करके आइएगा, वो आसान सवाल था, तो कल 11 पे भी बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।